हेलो स्टूडेंट आज हम ईएमएफ इक्वेशन पे डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के। तो ट्रांसफार्मर पर हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में हम सेकेंडरी साइड में ईएमएफ कैसे उत्पन्न हो जा रहा है। आप ध्यानपूर्वक देखिए और आप इसको आसानी से समझ जाएंगे कि सेकेंडरी में ईएमएफ उत्पन्न होने का क्या कारण है। ठीक है, तो कारण पे हम जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट कारण तो यह है कि ट्रांसफार्मर जो वर्क कर रहा है वो केवल एसी सप्लाई पर ही वर्क करता है। ठीक है, तो अब एसी सप्लाई क्या होता है? तो एसी सप्लाई हमारा क्या होता है कि जो क्या करता है, समय के साथ साथ चेंज होते हैं। ठीक है, समय के साथ चेंज होते रहता है, मान भी चेंज होता है और समय के साथ वो अपना भी चेंज होते रहता है। उस सप्लाई को हम बोलते हैं एसी सप्लाई को। ठीक है, और एसी सप्लाई में ऐसा क्या होता है जिससे वो मान चेंज होते रहता है उसका, एक बार पॉजिटिव चलता है एक बार नेगेटिव चलता है ना एसी सप्लाई। तो ऐसा क्या होता है, जो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चलता है तो उस कारक का नाम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक कारक हमें मिल गया है ईएमएफ उत्पन्न करवाने का एक कारक। ठीक है, सेकंड बात करते हैं। सेकंड बात क्या करते हैं कि जब हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो इसमें उत्पन्न क्या होता है, इसमें उत्पन्न होता है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी के कारण हो रहा है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जो होता है तो उससे क्या होता है, ये कोर के सहायता से वो सेकेंडरी साइड चले जाता है और वहाँ जाके क्या करता है कि इन टर्नों को कट करता है। ठीक है, ये जो सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है इनको कट करने का काम करता है। तो इस कारण क्या होता है कि यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो सेकंड कारक हमको क्या मिला, जो यहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं फ्लक्स। क्या हो रहे हैं? फ्लक्स। जो फर्स्ट कारक हमें एफ मिल गया, दूसरा कारण मिल गया हमको फाई। फाई क्या है? जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं फाई मैक्सिमम। तीसरा कारक क्या है? जो तीसरा कारक है वो सेकेंडरी साइड में देखिए यहाँ पर है क्या, टर्नों की संख्या, मतलब वाइंडिंगों की जो टर्न है ये कितने हैं, तो इसको हम इंडिकेशन करते हैं एन से। ठीक है, तो तीन कारक हमें मिल गए हैं, एक हमें एफ मिल गया है, एफ और सेकंड हम एक हमको एफ मिल गया, सेकंड हमको फाई मैक्सिमम मिल गया और तीसरा हमको मिल गया है एन। तीन डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो तीन कारक हमारे हैं ट्रांसफार्मर में ईएमएफ उत्पन्न करने के। क्या कारक है? तीन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको। किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल निम्न तीन कारणों पर निर्भर करता है। तो ये तीन कारणों पर ही निर्भर कर रहा है। क्या क्या है तीन कारण? नंबर एक, ट्रांसफार्मर कोर में। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर था इस टाइप से, ये इसकी कोर थी। ठीक है, इधर एक वाइंडिंग इधर है, एक वाइंडिंग इधर। ठीक, तो नंबर एक क्या है, ट्रांसफार्मर कोर में उत्पन्न होने वाला अधिकतम फ्लक्स। फ्लक्स जो अधिक, जिसको हम 5M से कर रहे हैं इंडिकेशन। सेकंड, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जिसके कारण हमारा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। थर्ड कारक क्या है? थर्ड कारक है नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, वाइंडिंग में जितनी हमने लपेटे लगाए हैं वो तीसरा कारण वो रहा। ठीक, और अब हम कह सकते हैं इसको, अतः हम इसको कह सकते हैं कि जो टोटल ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है एवरेज वैल्यू के। एवरेज वैल्यू क्या होता है? एवरेज वैल्यू होता है हमारा, जैसे ये मेरा साइन एक वेव होता है तो इसका जो अधिकतम मान होता है, औसत मान जो अधिकतम होता है इसको हम औसत मान बोलते हैं। यहाँ तक जो तात्क्षणिक मान है इसका, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इस समय समय जितने यहाँ से लेके यहाँ तक जितने टाइम पर जितना जितना करंट ये उत्पन्न हो रहा है उसके कारण क्या होगा कि फाई उत्पन्न होगा। तो वो जो हाई वैल्यू है उसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू जो होगी वो जब मैक्सिमम, जब हमारा ये मान जो मैक्सिमम चलेगा वेव का, ठीक है, तो उसी के कारण होगा। तो हम कह सकते हैं उसको कि एवरेज वैल्यू, इसका मान हम टोटल ईएमएफ जो उत्पन्न हो रहा है वो एवरेज वैल्यू के समानुपाती होगा। ठीक है, क्योंकि उसके साथ साथ ही चलेगा ईएमएफ उत्पन्न। हम उसको सेकंड में ये कह सकते हैं। अब ईएम जो आरएमएस वैल्यू क्या है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई मैक्सिमम। अब जो यहाँ पर हमारा ये वेव्स में जो यहाँ तक पहुँच रहा है तो इसका कारक क्या है? नंबर एक तो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। नंबर दो, इसमें जो एफ
ये हमारा फाई मैक्सिमम, तीसरा इसमें एन। तो 3 बातों पर ये डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि जो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई मैक्सिमम एफ एन, तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन्हीं से ही यही कारक है इसमें ईएमएफ उत्पन्न करने के। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू को हम बोलते भी हैं फाई एफ एन। ठीक, तो अब इसको समझे, अब नेक्स्ट समझते हैं। तो इसको देखते हैं, अब इसको समझिए। देखिए एफ जो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी साइकिल प्रति सेकंड में हमें पता है। ठीक है, एसी सप्लाई देने पर साइकिल के 1/4 हिस्से में फ्लक्स अधिकतम पहुंचती है। ठीक है, उस समय क्या होती है, अत्यधिक फ्लक्स वो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। कैसे, जैसे ये मेरा वेव है, ठीक है, तो यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा वेव उत्पन्न, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है 1/4। ये क्या हो गया, 1/4 हिस्सा। ठीक है, ये दूसरा हिस्सा, ये यहाँ तक तीसरा, ये यहाँ तक चौथा। तो 1/4 हिस्से में सबसे अधिक हमारा क्या होता है, अत्यधिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो हम उसको कह सकते हैं, अर्थात उसको हम क्या कह सकते हैं कि 1/4f सेकेंड में उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए फ्लक्स की औसत चेंज कितना हो रहा होगा, हम पूरा चेंज औसत एक निकालें तो फ्लक्स का, तो फाई मैक्सिमम अपॉन 1/4f। अब जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी 4f फाई मैक्सिमम सेकेंड में आ जाएगा, वैल्यू सेकेंड में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको देखें। क्योंकि प्रत्येक साइकिल में चुंबकीय फ्लक्स 4 बार शून्य एवं अधिकतम मान के बीच परिवर्तित होता है। ठीक है, समझ गए होंगे, हमें पहले हमने निकाल लिया है। अब हमें एक साइकिल मीन्स क्या होता है, एक साइकिल मतलब ये एक साइकिल। अब इस एक साइकिल में कितनी बार हो रहा हो, 4 बार। ठीक है, हमने निकाला था ना, एक साइकिल में औसत निकाली थी उसकी, तो 4 बार आ गया था। तो हम टोटल ईएमएफ को बोल सकते हैं। अब इसमें हम टर्नों की संख्या भी निकाल देंगे, टर्नों की संख्या भी हमें जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि टर्न सेकेंडरी साइड के जो वाइंडिंग है वो टर्नों पे भी डिपेंड कर रही है, प्राइमरी भी टर्नों पे डिपेंड कर रही है। तो इसमें हम एन भी कैलकुलेट कर लेंगे, जोड़ देंगे, और फिर हम निकालते हैं आरएमएस वैल्यू। जब हम निकालेंगे तो उसके साथ साथ हमें फायर फैक्टर भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फायर फैक्टर क्या होता है, फायर फैक्टर बराबर, यहाँ पर जब फायर फैक्टर की बात करें तो फायर फैक्टर बराबर होता है हमारा आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। क्या होता है, एवरेज वैल्यू। तो यदि हम आरएमएस वैल्यू निकालते तो एवरेज इंटू फायर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू हमें पता नहीं है, ये हमें एवरेज वैल्यू पता है, और फायर फैक्टर की वैल्यू सिनोसाइड वेव के लिए 1.11 होती है। ठीक है, तो हमारा ईएमएफ आप क्या निकला, ईएमएफ हमारा निकला, इसके साथ हम ये वैल्यू, इसके ई वाली वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, आरएमएस वैल्यू को, आरएमएस वैल्यू ये है, और इस वैल्यू को हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ई बराबर 4.445 मैक्सिमम एफ एम। ठीक है, तो ये हमारे वैल्यू निकल आया है। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ई आर एम एस है, ई आर एम एस जो लिखा हुआ है यहाँ पर ई आर एम एस, ये वाली बात चल रही है, तो ये है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ किस में होता है, यूनिट काय की होती है, ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट में होती है। और फाई मैक्सिमम क्या है, कोर में उत्पन्न हुई कुल चुंबकीय फ्लक्स वेबर में होगा, और एफ फ्रीक्वेंसी हो गया, और एन वाइंडिंग की लपेटों की संख्या। ठीक है, वाइंडिंग टर्नों की संख्या हमारा एन रहेगा। अब इसमें देखिए, जो फाई मैक्सिमम है, फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है हमारा, वो फ्लक्स उत्पन्न कहाँ कैसे हो रहा है कि फ्लक्स घनत्व और एरिया। फ्लक्स घनत्व और एरिया मीन्स ये है, जैसे ट्रांसफार्मर की जो कोर है, इधर साइड प्राइमरी वाइंडिंग है, इधर को सेकेंडरी है, तो इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो डिपेंड जो कर रहा है वो फ्लक्स घनत्व पर कर रहा है, और जो एरिया है, जो कोर का एरिया है, इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो टोटल जो हमारा यहाँ पर हम फ्लक्स बोल सकते हैं वो क्या होगा, किसके बराबर है, वो फ्लक्स घनत्व इंटू
कोर के क्षेत्रफल पे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल ईएमएफ जो निकलेगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4.44 बी मैक्सिमम, फिर ए आ गया, फिर एफ हमारा फ्रीक्वेंसी है, एन है टर्नों की संख्या। तो इसका जगह पे हमने क्या लिख दिया है, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, आप समझ गए होंगे वैल्यू कैसे आया। जो ये है इतना एरिया, ये इस वैल्यू को रख दे क्योंकि ये इसके बराबर है। जो इससे पहले फार्मूला आया था वो हमारा ये फार्मूला आया था। ठीक है, ये वाला फार्मूला आया था ना पहले, ये इसकी जगह पे आप क्या रख दिया हमने, ये समझ गए होंगे इसको। अब इस प्रकार क्या है, इस प्रकार प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा, ईपी जो लिखा है ये प्राइमरी के लिए हमारा इंडिकेशन है। ठीक है, तो 4.445 मैक्सिमम, फिर एफ फ्रीक्वेंसी हो गया, एन पी वही नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, वाइंडिंग में प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या है। और अब इसको देखें, एम सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ, सेकेंड वाइंडिंग में जो उत्पन्न होगा ईएमएफ वो भी वही रहेगा, लेकिन वैल्यू उसमें क्या है, यहाँ पर ईएस आ गया है 4.445 मैक्सिमम, और यहाँ पर सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या, क्योंकि प्राइमरी में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो प्राइमरी टर्नों की संख्या के अकॉर्डिंग होगा, और सेकेंडरी में जो होगा वो सेकेंडरी टर्नों की संख्या के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, अब हम दोनों का अनुपात निकालें तो ईएस ये क्या हो गया सेकेंडरी साइड, और यहाँ पर प्राइमरी। ठीक, ये सेकेंडरी साइड की वैल्यू रख दी, ये प्राइमरी साइड की वैल्यू रख दी। तो यदि हम इनको दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें ये 4.44 एफ मैक्सिमम और नीचे वाला 4.4 एफ 5 मैक्सिमम एफ, ये क्या हो जाएगा, तीन दोनों कटेड हो जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आप इतना तो समझ गए हैं। अब ये जब ये वैल्यू कट जाएगी तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा टोटल, तो ई यहाँ पर ई एस अपॉन ई पी बराबर एन एस अपॉन एन पी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी और प्राइमरी का ईएमएफ है, ये सेकेंडरी और प्राइमरी के टर्नों की संख्या है, ये के जो आ गया है ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का अनुपात। ठीक, अब यहाँ पर ये देखो ये ईपी लिखा हुआ है, ईपी मैंने ई से हमारा ईएमएफ हो गया, पी से प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी साइड का जो ईएमएफ होगा उसको वोल्ट में ही लिखते हैं हम, इसीलिए इंडिकेट किया गया है। और ईएस की इसलिए इंडिकेट किया सेकेंडरी साइड के ईएमएफ के लिए, वो भी वोल्ट में होगा। एनपी जो है वो प्राइमरी साइड की टर्नों की संख्या जो वाइंडिंग में लपेटों की संख्या है, और एनएस सेकेंडरी में लपेटों की संख्या, और के जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक ईएमएफ इक्वेशन वाला आपको कैसा लगा, कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।